अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ज़ोन। आज हम CS 604 की असाइनमेंट नंबर 2 कर रहे हैं। इसकी डेडलाइन जो है वो आपके पास 18 जनवरी है, तो आज ही मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। आप यहाँ देख लें, सबसे पहले तो इसे जो है इनलाइन फंक्शन में हमने पेस्ट करना है। यानी कि इस तरह होगा कि आपने अपना जो सारा टेक्स्ट है वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, और अगर कॉपी पेस्ट की रिस्ट्रिक्शन ना हुई तो बाज़ इनलाइन में कॉपी पेस्ट की रिस्ट्रिक्शन भी होती है, तो वहाँ आपको खुद से राइट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपने अगर कोई पिक्चर या टेबल ऐड करना है तो वो ये देखें, यहाँ पे आपको सिंबल दिखाए हुए हैं। अगर आपने पिक्चर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे, और अगर आपने कोई टेबल ड्रॉ करना है तो वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नीचे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास 10 मार्क का क्वेश्चन 1 है, और 5 मार्क का क्वेश्चन 2 है, और 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन 3 है। तो हम तीनों के कॉन्सेप्ट देखेंगे, इन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में वो कह रहा है कि ड्रॉ वेट फॉर ग्राफ फ्रॉम द गिवन प्रोसेसेस स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस इफ एनी साइकिल इज क्रिएटेड इन द ग्राफ। तो इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ये कि आपने वेट फॉर ग्राफ ड्रॉ करना है, और सेकंड ये है कि आपने ऐसे प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करनी हैं जो साइकिल के अंदर आ रही हैं, यानी कि जो प्रोसेसेस मिलके साइकिल क्रिएट कर रही हैं वो प्रोसेसेस बतानी है आपने। तो यहाँ जो है मटेरियल दिया हुआ है, जिस मटेरियल को यूज़ करते हुए आपने वेट फॉर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें प्रोसेसेस दी हुई हैं। ठीक है, एक जब हम प्रोग्राम चलाते हैं या एक टाइम में जो चल रहा होता है उसमें मल्टीपल प्रोसेस काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास कितने प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 और P5। हमारे पास 5 प्रोसेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये R जो है ये आपके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि देखें जब भी कोई प्रोसेस काम कर रहा होता है तो उसे कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, जैसे CPU से मेमोरी या कोई डाटा या इस तरह की कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उसके रिसोर्सेज होते हैं। तो एक प्रोसेस तभी काम कर सकता है जब उसे उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, 5 प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, और रिसोर्सेज कितने हैं, 4 रिसोर्सेज है हमारे पास। ठीक है, अब रिसोर्सेज के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये देख लेते हैं। कहते हैं कि आपका जो R1 रिसोर्स है उसका भी 1 इंस्टेंस है, R2 रिसोर्स का भी 1 ही इंस्टेंस है। इसी तरह जो आपके पास रिसोर्स R3 है उसका भी 1 ही इंस्टेंस है, और R4 का भी 1 ही इंस्टेंस है। इस 1 इंस्टेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका अगर रिसोर्स 1 का 1 इंस्टेंस है तो आप एक टाइम पे रिसोर्स 1 एक ही प्रोसेस को दे सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास 2 इंस्टेंस होते R1 के तो हम कह सकते थे R1 एक वक्त में 2 प्रोसेसेस को दिया जा सकता है। यानी कि ये जो R1 रिसोर्स है, अगर 2 इंस्टेंस हों तो एक टाइम में 2 प्रोसेसेस जो हैं वो इस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास सारे रिसोर्सेज का 1 इंस्टेंस ही है, तो इसका मतलब है कि एक रिसोर्स जो है वो एक टाइम में एक ही प्रोसेस को दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास ई वाली है इसको यूज़ करते हुए आपने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर प्रोसेस और रिसोर्सेज दोनों यूज़ हुए हैं, तो पहले हम प्रोसेस और रिसोर्सेज दोनों यूज़ करके जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उस ग्राफ से हम अपना वेट फॉर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मैंने ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है P1। तो यहाँ ये देखें, यहाँ क्या है कि सबसे पहली जो उन्होंने चीज़ दी हुई है वो ये है कि आपका P1 जो है वो R1 रिसोर्स की तरफ उसका एरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे P1, उसका R1 रिसोर्स की तरफ एरो करके हम इसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखें जो भी प्रोसेसेस हैं उनको हम सर्कल में ड्रॉ करेंगे, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम जो है वो रेक्टेंगल में ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप चेक करें तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे है कि P1 को R1 के साथ अटैच कर दें, तो हमने P1 को R1 के साथ अटैच कर दिया। ओके हो गया, उसके बाद उसने कहा है P2 को R2 के साथ अटैच कर दे, तो हमने क्या किया कि P2 को
R2 के साथ अटैच कर दिया। ओके, इसके बाद फिर ये है कि P3 को R4 के साथ, फिर हमने क्या किया कि P3 कहाँ है हमारे पास, ये P3 को हमने R4 के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि P4 को R3 के साथ कर दें, तो हम P4 को जो है ये P4 को R3 के साथ हमने मिला दिया। फिर वो कहता है कि P4 को R4 के साथ, तो यहाँ पे ये हमारा P4 है और ये R4, तो P4 को जो है वो R4 के साथ मिला देंगे। उसके बाद R1 को P4 के साथ, तो R1 को जब आप P4 के साथ करेंगे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद R2 को P1 के साथ, तो R2 को P1 के साथ हमारा ये एरो आ जाएगा, और R3 को P2 से करेंगे तो ये वाला एरो बन जाएगा, और इसी तरह जो है वो R4 को आप P5 के साथ करेंगे तो ये वाला हमारा जो एरो है ये ड्रा हो जाएगा। तो देखें ये हमारा पूरे का पूरा ग्राफ जो है ये इसी की मदद से ड्रा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ इसमें, ठीक है। लेकिन ये हमारा वेट फॉर ग्राफ नहीं है। वेट फॉर ग्राफ के अंदर हम रिसोर्सेज ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ प्रोसेसेस ड्रॉ करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट जो है रिसोर्सेज को ख़त्म कर देना है और सिर्फ यहाँ पे हमारे प्रोसेसेस रह जाएंगे, तो वो हमारा वेट फॉर ग्राफ हो जाएगा। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो P1 है ये R1 से होता हुआ P4 पे जा रहा था, तो हम इसे डायरेक्ट जो है वो P4 पे ले जाएंगे। इसी तरह P4 जो है वो R3 से होता हुआ P2 पे जा रहा था, तो P4 को हम डायरेक्ट जो है वो P2 पे ले जाएंगे। इसी तरह P2 जो है वो R2 से होता हुआ P1 पे जा रहा था, तो इसे इस तरह ले जाएंगे, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। और P4 जो है वो देखें वो R4 पे जा रहा था, और R4 जो है वो इन दोनों से इंक्लूड है, तो हम P4 को इन दोनों से इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारे पास जो है ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट काम तो हो गया, जो उसने कहा था कि वेट फॉर ग्राफ ड्रॉ करो, लेकिन क्वेश्चन ये था सेकंड जो उसने चीज़ पूछी हुई थी कि आप आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करें इफ़ एनी साइकिल इज़ क्रिएटेड इन द ग्राफ। अगर ग्राफ में कोई साइकिल है तो उसके प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करें। तो देखिए अगर आप यहाँ पे, तो हमारे पास कौन सा साइकिल बन रहा है, हमारे पास एक साइकिल बन रहा है ये P1 जो है, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है P1 जो है वो P4 के लिए वेट कर रहा है, ये उसके बाद P4 जो है वो P2 के लिए वेट कर रहा है, ये वाला, और उसके बाद P2 जो है वो P1 के लिए वेट कर रहा है, ये, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास एक ही साइकिल बन रहा है, ठीक है। ये P3 और P5 तो साइकिल में इंक्लूड नहीं है, तो हम लिख देंगे कि सो P1, P2 एंड P4 आर इन्वॉल्व्ड इन द साइकिल। तो ये यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 जो है ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि सपोज वी हैव अ 2 पास कंपाइलर विद अ गिवन स्पेसिफिकेशन एंड देयर इज अ प्रोग्राम कोड दैट इज लॉन्गर देन द अवेलेबल मेमोरी साइज। According to the overlays concept, calculate memory size for 2 passes by considering following specifications. देखिए वो क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि आप सपोज करें कि आपके पास एक कंपाइलर है 2 पास कंपाइलर, ठीक है, और आपने एक कोड रन करवाना है। आपके पास एक प्रोग्राम कोड है, लेकिन वो जो प्रोग्राम कोड है आपके पास कुछ मेमोरी होगी जिसके अंदर आपने उसे रन करवाना है। तो कहता है कि जो कोड है उसका साइज़ बड़ा है और आपकी मेमोरी का साइज़ छोटा है। देखें जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि आपकी मेमोरी जो है वो आपके पास 170 है और कोड आपका 250 का है, तो आप 250 के कोड को 170 स्पेस की मेमोरी में तो रन नहीं करवा सकते। तो वो यही चीज़ बता रहा है। वो कहता है कि आपके पास 2 पास कंपाइलर है, उसके अंदर आपने एक प्रोग्राम रन करवाना है, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो लॉन्गर है जो आपके पास मेमोरी साइज़ अवेलेबल है उससे। तो अब उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए ये किया जा सकता है कि ये 2 पास कंपाइलर है ना, तो हम हर पास को अलग-अलग चला लें, ठीक है। कुछ मेमोरी कुछ कोड का हिस्सा जो है वो पास 1 में चला लेंगे और कुछ कोड का हिस्सा जो है वो पास 2 में चला लेंगे। इस तरह क्या होगा कि पहले पास 1 को चलाएंगे, मसलन हम कह देते हैं कि हमने जो है वो आधा कोड जो वो कुछ कोड का हिस्सा दे दिया, तो वो इसके अंदर फिट आ जाएगा, वो चल जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा पास 1, तो मेमोरी फिर फ्री हो जाएगी, फिर हम पास 2 को यहाँ पे रन करवा लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ वो कहता है कि अगर आप ओवरलेस कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ओवरलेस कॉन्सेप्ट यही है कि पहले आप एक को यूज़ कर लें, वो जब मेमोरी फ्री कर दे फिर आप दूसरे पास को यहाँ पे रन करवा लें।
तो कहता है कि अगर आप ओवरलेस कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो आपने बताना है कि जो दोनों पासेस हैं उनका मेमोरी साइज़ क्या होगा, ठीक है। और नीचे कुछ स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं। इन स्पेसिफिकेशंस को यूज़ करते हुए आपने बताना है कि अगर आप डिवाइड कर देते हैं, मतलब टोटल कोड का साइज़ तो हमारे पास क्या था 250, लेकिन कहता है कि अगर आप पास 1 और पास 2 को अलग-अलग दे दें तो फिर पास 1 का कितना कोड साइज़ बनेगा और पास 2 का कितना बनेगा, और फिर हमने बताना है कि हाँ ये रन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलें इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन में उसने क्या कहा है कि सबसे पहले जो आपके पास मेमोरी है जिसके अंदर आपने रन करवाना है वो 170K है, और कोड जिसको आपने रन करवाना है वो 250K है। तो पहले प्रॉब्लम तो यहीं पे आ गई कि कोड आपका बड़ा है और आपके पास मेमोरी कम है, तो इसके अंदर आप सारा कोड एक ही दफ़ा तो रन नहीं करवा सकते। तो ये कोड जो है ये टोटल कोड है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी उन सब का कोड मिलाया हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखें कोड साइज़ जो है, तो यहाँ जो टोटल कोड है हमारा वो है 250, ठीक है। 250 कोड साइज़ ये हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये किस किस चीज़ का कोड है इसके अंदर देखें। एक तो पास 1 जो है उसका कोड होगा, इसी तरह पास 2 का कोड होगा, यानी कि दोनों का मिलाएंगे। और उसके बाद हम कुछ इसके अंदर जो है वो सिंबल टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है जो हम सिंबल टेबल से जाके चेक करते हैं। तो इसके लिए यहाँ हमें सिंबल टेबल भी यूज़ करना पड़ेगा, और सिंबल टेबल का जो कोड है वो 20K का है। इसी तरह इसके साथ हमें जो है वो कॉमन रूटीन्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी, वो भी हमें कंपाइल करते हुए उनकी ज़रूरत होगी। और जब हम कॉमन रूटीन्स को यूज़ करेंगे तो 30K का कोड जो है वो उनका है। तो देखिए हमारे पास कोड किन किन चीज़ों को मिला के बनता है। टोटल जो साइज़ है कोड का, टोटल कोड साइज़ जो है वो कंपाइलर के दोनों पासेस का कोड और उसके बाद जो सिंबल टेबल हमने यूज़ करना है और कॉमन रूटीन्स, इन चारों चीज़ों का कोड मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल कोड का साइज़ बनता है। तो टोटल कोड साइज़ हमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ लिख दिया 250, और कॉमन रूटीन्स का भी लिखा हुआ है वो हमने 30K लिख दिया, और सिंबल टेबल का भी हमने 20K लिख दिया। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पास 1 और पास 2 का निकल आएगा कि क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा कि पास 1 और पास 2 का आपके पास 200K बनता है, ठीक है। 50K तो इनका कोड हो गया ना, तो बाकी जो 200 है वो पास 1 और पास 2 का होगा। अब हम क्या करेंगे, हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कितना पास 1 को देंगे कितना पास 2 को देंगे, बस आपने उतना पास 1 और पास 2 को देना है कि वो इस मेमोरी के अंदर रन कर जाएं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने ये 200 था ना दोनों का मिला के, तो हमने क्या किया कि पास 1 को भी 100 दे दिया और पास 2 को भी हमने 100 दे दिया। अब हम नीचे चेक कर लेते हैं कि अगर पास 1 को हम 100 देंगे तो उसका बाकी चीज़ें मिला के कितना कोड साइज़ बनता है और क्या वो इस मेमोरी में रन कर सकता है या नहीं, और इसी तरह पास 2 का भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम नीचे आए तो यहाँ देखें हमारे पास जो है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ वी कंसिडर पास 1 इज़ इक्वल टू 100K, अगर हम कहें कि पास 1 जो है उसको हमने 100K कोड दे दिया, ठीक है। टोटल 200 था, 100K हमने पास 1 को दे दिया, 100 पास 2 को दे दिया। तो अब जो मेमोरी साइज़ है पास 1 का वो कितना होगा, देखिए मेमोरी साइज़ के अंदर एक तो पास 1 का जो कोड है वो अपनी मेमोरी लेगा जो कि 100 है, ठीक है। उसके बाद कॉमन रूटीन्स यूज़ होंगी कंपाइल करते हुए, वो भी जो है वो अपना 30K की हैं, वो भी अपनी स्पेस लेंगी। इसी तरह सिंबल टेबल मैंने आपको कहा था कंपाइल करते हुए यूज़ होता है, वो भी अपनी 20K जगह लेगा। उसके बाद ओवरलेस ड्राइवर्स जो हैं ये जब हम यानी कि कंपाइलिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त ओवरलेस ड्राइवर हमें, यानी कि ओवरले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर ओवरलेस ड्राइवर यूज़ होते हैं। तो ओवरलेस ड्राइवर जो है उसकी भी वैल्यू यहाँ हमें ऊपर दी हुई थी, वो 20K है। तो यहाँ हमारे पास जो पास 1 है इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, ये देखें अगर आप इन्हें प्लस करें तो हमारे पास बनेगी 170K। तो अगर आप चेक करें तो जो हमारे पास अवेलेबल मेमोरी है वो भी 170K ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा पास 1 जो है ये कंपाइल कर सकते हैं हम अपनी मेमोरी के अंदर, क्योंकि ये 170 बना है ना पास
पास वन को 170 जो है 170K मेमोरी स्पेस चाहिए और हमारे पास स्पेस है 170K, तो हम इसको रन करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो ये देखें हमारे पास मेमोरी स्पेस कितनी थी 170K, तो पास वन को भी 170K ही चाहिए, तो हम लिखेंगे कि अवेलेबल मेमोरी इज़ आल्सो 170K, इट्स मीन पास वन कैन रन इन दिस मेमोरी। इसी तरह लाइकवाइज मेमोरी साइज़ फॉर पास टू का भी हम फाइंड करेंगे, तो वो बिल्कुल सेम होगा क्योंकि हमने जो पास वन और पास टू को सेम वैल्यू ही प्रोवाइड की थी। तो पास टू का भी 100 होगा, तो हम लिख देंगे कि मेमोरी साइज़ ऑफ पास टू क्या बनेगा कि पास टू का कोड, कॉमन रूटीन्स का कोड, सिंपल टेबल का कोड और ओवरलीज ड्राइवर का कोड, तो ये भी हमारे पास 170 बनता है। और क्योंकि अब हमारे पास इसने 170 यूज़ की, अब इसने खाली कर दी, अब दोबारा हमारे पास 170 आ गई है मेमोरी और इसे फिर से 170 चाहिए, तो हम इसको इसके अंदर रन करवा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो हमारा जो देखें क्या है कि 250 का जो साइज़ है वो 170 की मेमोरी में भी रन हो सकता है। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये भी 5 मार्क्स से है। कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स, कैलकुलेट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम टी इफेक्टिव हमने जो है वो फाइंड करना है। तो इसके अंदर कुछ मटेरियल ये हमें दे दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे TMEM की वैल्यू है, TTLP की वैल्यू है, द हीट रेशियो इन 90 डिग्री और टी इफेक्टिव जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसका आपके पास ये फॉर्मूला है, जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो HR की वैल्यू सबसे पहले है। HR की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने 0.9 पुट की है। 0.9 किस तरह, ये देखें 90% था, तो 90% को आप 90 को जो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। उसके बाद TTLB है, इसकी ये वैल्यू एग्जैक्ट जो है यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद TMEM की वैल्यू भी यहाँ पे लिखी हुई है। MR की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, ये आपने 25 को डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास MR की वैल्यू आ जाएगी। आगे TTLB और TMEM की आपके पास लिखी हुई हैं, तो आपने जस्ट ये वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट करनी है और इसे सॉल्व कर देना है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज़।